नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। सुमित्रा जी और उनके पति सुखराम जी का एक खुशहाल परिवार था। वे संयुक्त परिवार में रहते थे। गाँव में उनका एक छोटा सा मकान था जिसमें वह, उनकी पत्नी, उनके माता पिता और उनके भाई किशोर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते थे। वह पैसों से बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन दिल से वह बहुत अमीर थे। सुखराम जी का व्यवहार बहुत सरल था। वह नेक दिल इंसान थे। वही उनके भाई किशोर जी और उनकी पत्नी थोड़ी चालाक किस्म के व्यक्ति थे। वह हर जगह सुखराम जी के सीधे होने का फ़ायदा उठाते और अपना उल्लू सीधा कर ले जाते। सुखराम जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा राज और दूसरी बेटी रागिनी। वहीं उनके भाई किशोर जी का भी एक बेटा था जिसका नाम पंकज था। पंकज का व्यवहार अपने पिता के बिल्कुल उलट था। व्यवहार में वह अपने बड़े पापा सुखराम जी पर गया था। सुखराम जी का बेटा राज पढ़ने में एक मध्यम विद्यार्थी था, जबकि किशोर का बेटा पंकज हर चीज़ में एक नंबर था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रह रहा था। राज और पंकज लगभग एक ही उम्र के थे और रागिनी उन दोनों भाइयों से छोटी थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तो स्कूल पढ़ने जाने लगे और फिर समय के साथ साथ स्कूल से कॉलेज। और सुखराम जी के बेटे राज ने जैसे तैसे हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसका पढ़ने में कोई खास ध्यान नहीं था, जबकि पंकज पढ़ने में बहुत होशियार था और उसने अपने पूरे विद्यालय में सबसे अधिक अंक अर्जित करके अपने घर वालों के साथ साथ अपने पूरे गांव का भी नाम रोशन किया। अब राज की आगे पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी सुखराम जी के जोर देने पर वह जैसे तैसे 11वीं क्लास में एडमिशन लेकर आया। अब सुखराम जी को दिन रात राज्य के भविष्य की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि वह इतने अमीर तो थे नहीं कि उसका कोई बिजनेस खुलवा कर दे देते। मध्यम परिवार का एकमात्र सहारा शिक्षा ही होती है, जिससे राज ने मुंह मोड़ रखा था। जब सुखराम जी ने बहुत जोर दिया तब वह आगे की पढ़ाई करने के लिए तैयार हुआ। वह भी बेमन सा। घर में या पढ़ाई में जो भी जैसा भी चल रहा हो, पर राज और पंकज की दोस्ती बहुत अच्छी थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था और अब वे दोनों 12वीं कक्षा में आ गए थे। पेपर ख़त्म होने के बाद राज को तो जैसे आज़ादी मिल गई किताबों से, लेकिन पंकज ने इस बार भी हाई स्कूल की तरह ही अपने विद्यालय को टॉप किया। और उसकी लगन और मेहनत को देखते हुए उसके टीचर ने उसकी विदेश पढ़ने जाने की सलाह दी और इसके लिए क्या क्या कैसे कैसे करना होता है वह भी बता दिया। अब पंकज ने दिन रात मेहनत करनी शुरू की और उसने एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वह स्कॉलरशिप पंकज को मिल गई है और पंकज विदेश जा सकता है। उसकी सैलरी, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वह कंपनी उठाएगी, जो ऐसे गरीब बच्चों को बढ़ावा देने के लिए इस मुहिम को चलाती है। सुखराम जी पंकज के लिए बहुत खुश थे। पंकज भी अपने बड़े मम्मी और बड़े पापा को बहुत प्यार करता था, लेकिन कहीं ना कहीं सुखराम जी के मन में अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता अब भी थी। उन्होंने राज को आगे समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन राज कुछ ना समझा और उसने अपनी किताबों से मुंह फेर लिया और आगे की पढ़ाई बंद कर दी। उधर पंकज अब विदेश चला गया। पंकज की पढ़ाई लगभग 3 वर्ष में पूरी होनी थी।
और 1 वर्ष बीत चुका था। उसके माता पिता एक दिन अपनी किसी दूर की रिश्तेदारी में शामिल में जा रही थी। वह जिस बस में जा रहे थे उस बस का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में पंकज ने अपने माता पिता को खो दिया। अब तो उसके पास अपना कहने के लिए केवल उसके बड़े मम्मी पापा ही बचे थे। उन्होंने भी पंकज को राज से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार किया और धीरे धीरे पंकज भी सामान्य हो गया। पंकज की पढ़ाई लगभग पूरी होने को आई। इधर रागिनी और राज की भी उम्र हो चुकी थी, तो सुखराम जी एक अच्छा सा लड़का देखकर रागिनी की शादी कर दी। दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को अच्छे से विदा किया। पंकज भी कुछ दिन की छुट्टी लेकर शादी में शामिल होने के लिए आया था। अब उसकी छुट्टी ख़त्म हुई तो वह विदेश चला गया और रागिनी की शादी हो गई। सुखराम जी और उनकी पत्नी की भी अब उम्र हो चली थी। वे दोनों भी अब बुजुर्ग हो गए थे। सुखराम जी की पत्नी सुमित्रा देवी अब अधिकतर बीमार रहने लगी थी। वह घर का काम, दोनों वक्त की रोटी भी मुश्किल से ही बना पाती थी। यह तो जब तक रागिनी थी तो उनका हाथ बटाती रहती थी, तो उन्हें इतना पता ही नहीं चला। लेकिन अब रागिनी की शादी के बाद उनके लिए घर का एक एक काम करना मुश्किल हो गया था। अब उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, घर का काम मुझसे अब और नहीं होता, आप कैसे भी करके राज की शादी कर लीजिए। कम से कम बहू आ जाएगी तो 2 वक्त की रोटी तो बना कर दे ही देगी। वैसे भी मैं इतनी बीमार रहती हूँ और बीमार रहते रहते कब मर जाऊँ, क्या पता मेरे जाने के बाद बहू तुम्हें रोटी तो बना कर दे देगी। सुमित्रा देवी की बात सुनकर सुखराम जी ने उन्हें बहुत तेज डांटा। यह कैसी फालतू की बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे बिना जीने का एक पल भी नहीं सोच सकता। यह फालतू की बातें मत किया करो। सीधे सीधे कहो तुम्हें इस घर में बहू चाहिए। अभी तुम मुझे एक बात बताओ, राज जब तक कोई काम नहीं करेगा तब तक मैं किसी की बेटी का हाथ कैसे उसके लिए मांग लूं? बेटी वाले भी तो पूछेंगे ना कि बेटा क्या करता है। पढ़ लेता तो शहर जाकर अच्छी नौकरी तो कर लेता। क्या इसको नहीं पता कि इसका बाप इतना अमीर नहीं है कि इसको जीवन भर बैठा कर खिलाएगा। तुम भी जानती हो उस थोड़ी सी ज़मीन में कितना ही कुछ हो पाता है। बस घर खर्च मुश्किल से चल पाता है। इसी वजह से तो मैंने इसको इतना कहा था कि पढ़ ले, लेकिन इसको मेरी एक भी बात समझ नहीं आई। माता पिता के बहुत जोर देने पर अब राज नौकरी की तलाश में निकल गया। लगभग 15 से 20 दिन पैर तुड़ाई करने के बाद उसे पास ही के शहर के एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी ठीक ठाक थी। 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति माह मिल जाया करता था। अब राज भी नौकरी पर जाने लगा। वह पूरी लगन से अपने काम को कर रहा था। सुबह अपने घर से वह अपनी फैक्ट्री जाता और शाम को वहाँ से वापस आता। उसकी माँ सुमित्रा देवी उसके लिए सुबह खाना बनाकर पैक कर देती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक से सुमित्रा जी को उल्टियाँ होने लगी और उनकी उल्टी में खून आने लगा। पहले तो 1-2 दिन उन्होंने इस बात को किसी को बताया नहीं, लेकिन जब उन्हें खून की उल्टियाँ ज़्यादा होने लगी तब सुखराम जी उन्हें लेकर अस्पताल गए और वहाँ उन्हें डॉक्टर ने बताया कि सुमित्रा जी को टीबी हो गई है और वह बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। अब उनके पास कुछ ही समय बचा है, तो आप इन्हें घर ले जाइए और इनका अच्छे से ध्यान रखिए। अब सुमित्रा देवी ने अपने पति सुखराम से अपने बेटे की शादी के लिए फिर से जिद करनी शुरू कर दी। सुखराम जी भी जानते थे कि अब सुमित्रा देवी कुछ ही दिनों की मेहमान बची है। हालांकि वह इस बात को सोचकर अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे, पर फिर भी वे बेचारे कर ही क्या सकते थे।
चाहे कितना भी पैसा लगा लेते, उसके बाद भी मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं सकते थे, क्योंकि डॉक्टर ने उनसे बिल्कुल साफ मना कर दिया था। अब उन्होंने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने बेटे राज की शादी करवा दी। उधर पंकज की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश वह अपने भाई की शादी में आ नहीं पाया था। सुखराम जी ने बड़ी उम्मीद से राज की शादी अपने दोस्त की बेटी काजल से करवाए थे। इधर राज की शादी के कुछ महीने बाद ही सुमित्रा देवी जी का देहांत हो गया और वह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल बसी। सुमित्रा देवी जी के मौत के बाद सुखराम जी बिल्कुल अकेले से हो गए थे। शुरू में तो काजल बहुत अच्छे से रही, फिर पता नहीं अचानक से उसे सुमित्रा देवी जी की मौत के बाद क्या हुआ कि उसे सुखराम जी की 2 वक्त की रोटी भी खलने लगी। वह राज के सामने तो उनसे बड़े अच्छे से पेश आती, लेकिन जैसे ही वह काम पर चला जाता तो उसके बाद सुखराम जी से पूरे बदतमीजी से पेश आती। एक दिन दोपहर के समय वह अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी कि इधर सुखराम जी ने उससे कहा कि काजल बेटा, 1 कप चाय पीने का मन हो रहा है, 1 कप चाय तो बना दो। तो उसने फट से जवाब दिया, भगवान ने 2-2 हाथ दिए हैं, खुद जाकर बना लो, और मैं तुम्हारे घर की कोई नौकरानी नहीं बनकर आई हूँ कि तुम पूरे दिन ऑर्डर चलाते रहते हो। 2 टाइम का खाना बनाकर दे दिया जाता है, यह कम नहीं है कि तुम्हारे सारे हुक्म मैं बजाऊंगी। किचन में जाकर बना लो चाय, और हाँ, 1 कप मेरे लिए भी बना लेना। सुखराम जी अपनी बहू का ऐसा व्यवहार देखकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं, लेकिन बेचारे इसीलिए अपने बेटे से कुछ नहीं कहते कि फालतू में उनके घर में कलेश होगा। इतना तो बस शुरुआत थी, अब तो काजल की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राज के निकलते ही वह तैयार हुई और सुखराम जी से बोली, सुन बूढ़े, मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, शाम तक वापस आऊँगी। बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, जब तक आऊँ उन्हें धो कर रख देना। किचन में बर्तन हैं, उन्हें साफ कर लेना, और हाँ, घर का झाड़ू पोछा भी सारा काम कर लेना। जब तक मैं आई अगर वह काम ना हुआ तो तेरा खाना पानी बंद कर दूँगी। सुखराम जी बेचारे आंखों में आंसू लिए बहू के जाने के बाद अपनी पत्नी को याद करते हुए काम भी करते जा रहे थे और रोते भी जा रहे थे। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से हाथ पैर भी इतना साथ नहीं देते थे। क्या क्या सोचकर मैं अपने दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ बिल्कुल उल्टा होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर एकदम से इतना सारा काम तो हो नहीं पाया कि बहू काजल भी वापस आ चुकी थी। तब तक झाड़ू पोछा घर का ऐसे ही पड़ा हुआ था। काजल जैसे ही घर में आई तो घर को अस्त व्यस्त देखकर वह आग बबूला हो गई और उसने सुखराम जी को उल्टी सीधी बातें सुनानी शुरू कर दी। वह इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, उसको यह भी नहीं होश रहा कि वह क्या कह रही है और क्या नहीं। सुखराम जी जब उसके लिए पानी का गिलास लेकर आए तो उसने पानी का गिलास हाथ से लेकर फेंकते हुए सुखराम जी को धक्का दे दिया और वह बेचारे पीछे की तरफ गिर गए, जिससे उनको काफ़ी चोट आई। और जब शाम को राज काम से वापस आया तो उसने सुखराम जी की हालत देखकर पूछा भी कि पापा क्या हुआ है, आपको कैसे चोट लग गई। पर इस बार भी सुखराम जी अपने बेटे की गृहस्थी का ख्याल करके चुप रहे और झूठ बोल गए। वह दिन बर दिन कमज़ोर होते जा रहे थे और रोते भी जा रहे थे। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से हाथ पैर भी इतना साथ नहीं देते थे। क्या क्या सोचकर मैं अपने दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू बना कर लाए थे,
लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ बिल्कुल उल्टा होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर एकदम से इतना सारा काम तो हो नहीं पाया कि बहू काजल भी वापस आ चुकी थी। तब तक झाड़ू पोछा घर का ऐसे ही पड़ा था। काजल जैसे ही घर में आई तो घर को अस्त व्यस्त देखकर वह आग बबूला हो गई और उसने सुखराम जी को उल्टी सीधी बातें सुनानी शुरू कर दी। वह इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि उसको यह भी नहीं होश रहा कि वह क्या कह रही है और क्या नहीं। सुखराम जी जब उसके लिए पानी का गिलास लेकर आए तो उसने पानी का गिलास हाथ से लेकर फेंकते हुए सुखराम जी को धक्का दे दिया और वह बेचारे पीछे की तरफ गिर गए, जिससे उनको काफ़ी चोट आई। तो जब शाम को राज काम से वापस आया तो उसने सुखराम जी की हालत देखकर पूछा भी कि पापा क्या हुआ है आपको, कैसे चोट लग गई। पर इस बार भी सुखराम जी अपने बेटे की गृहस्थी का ख्याल करके चुप रहे और झूठ बोल गए कि वह दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे थे और काजल का अब रोज़ का ड्रामा हो गया था। वह घर का सारा काम सुखराम जी से कराती और उनको खाने को खाना भी सही टाइम से नहीं देती थी। एक दिन तो हद ही पार हो गई जब राज 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया। तब उसने सुखराम जी को बहुत पीटा और घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बेचारे पूरी तपती दोपहर रोते रोते ही अपनी बहू से घर का दरवाज़ा खोलने को कहते रहे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब बेचारे क्या करते। पूरे दिन के बाद वहाँ से उठकर चल दिए। आँखों से आंसू बह रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलते चलते वे पास के एक बस स्टैंड पर पहुँच गए और वहीं बैठकर अपना समय बिताने लगे। 2 दिन बीत गए। पेट में आग तो लगती ही है। बेचारे भूख के मारे लोगों के आगे हाथ फैलाकर मांगने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें कुछ पैसे दे दिया, जिसे उन्होंने आज 3 दिन बाद बस स्टैंड के पास बनी एक छोटी सी स्टॉल से खाना खाया। स्टॉल मालिक से उन्होंने जब किसी काम के लिए पूछा तो उसने कहा कि उन्हें उसके दुकान के बर्तन और साफ सफाई करने होंगे, जिसके बदले वह उन्हें दोनों वक्त का खाना दे देगा। बेचारे राजी हो गए और वहीं बस स्टैंड पर एक कोने में सो जाया करते। इधर जब राज शहर से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से अपने पिता के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसके पिता का कोई दोस्त आया था। वह उसके साथ 10-12 दिन के लिए किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करने के लिए गए हैं। कह कर गए हैं कि आप चिंता ना करना, वो जल्दी आ जाएंगे। इधर पंकज का एक कंपनी में इंटरव्यू हुआ और वह उस कंपनी में एक अच्छे पद पर सिलेक्ट हुआ और वह अपने बड़े पापा और भाई भाभी को सरप्राइज देने के लिए अचानक से आ पहुंचा। जब वह घर पहुंचा तो सुबह का समय हो रहा था, झुकझुका सा हो रहा था। जब वह बस से उतरा तो उस स्टॉल पर पहुंचा। क्योंकि वह भूखा था तो उसने सोचा कि क्यों न एक कप चाय पी ली जाए, फिर घर के लिए जाया जाएगा। अब वह चाय वाले से बोला कि भैया 1 कप चाय दे दो। चाय वाले ने एक बूढ़े व्यक्ति को आवाज़ लगाई। वह थोड़ी दूरी पर झाड़ू लगा रहा था। उसने चाय दी तो पंकज दूसरी तरफ देख रहा था। वह उस बुजुर्ग का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसे पीछे से उस बुजुर्ग को देख अपने बड़े पापा की याद आई। जैसे वह पलटा तो उसने देखा कि वो बुजुर्ग वहाँ नहीं था। उसने सब जगह देखा, वह दिखाई नहीं दिया। तो वह चाय पीकर घर की ओर तेज कदमों से चल दिया और फिर घर पहुंचा। घर जाकर देखा तो राज ड्यूटी जाने को तैयार हो रहा था। पंकज को अचानक देख राज चौंक गया और खुशी से उछलकर उसके गले लग गया। अरे पंकज, तुम बताया भी नहीं कि आ रहे हो। हाँ भाई, बात ही ऐसी थी, सोचा तुम्हें
और बड़े पापा को मिलकर ही खुशखबरी दूं। वैसे पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। पंकज ने कहा तो राज बोला कि पापा अपने किसी दोस्त के साथ गए हैं। तुम्हारी भाभी बता रही थी, मैं तो यहाँ था नहीं। अच्छा चल तू बैठ, मैं जल्दी से आता हूँ फैक्ट्री होकर। और राज चला गया। पंकज को यह बात हजम ही नहीं हुई कि उसके बड़े पापा ऐसे अचानक कहाँ चले गए। पंकज चाय नाश्ता करके फ्रेश होकर सो गया, लेकिन उसके मन में न जाने क्यों ये बात बार बार घूम रही थी कि उसने बस स्टैंड पर जिस व्यक्ति को देखा था वह उसके पापा जैसा ही लग रहा था। उसकी आँख खुली तो उसे प्यास लगी। वह उठा और पानी पीने रसोई में गया तो उसने देखा कि उसकी भाभी घबराई हुई किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वह वहाँ पूछने के लिए पहुँचा कि उसने जो सुना उसको सुनकर वह अचंभे में रह गया। वह वहाँ से भागा सीधा बस स्टैंड की ओर और उसने फ़ोन करके राज को भी वहाँ आने को कहा। जब वह वहाँ चाय की स्टॉल पर पहुँचा तो उसने देखा वह बुजुर्ग वहाँ लोगों के आगे से बर्तन उठाकर टेबल साफ कर रहा है। जब उसने उस बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखा और वह पीछे को मुड़ा तो उसने देखा कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुखराम जी थे। उन्हें देखकर पंकज रोने लगा और रोते रोते उनके गले लग गया। सुखराम जी भी पंकज को अचानक से यहाँ देखकर एकदम भावुक हो गए। उधर राज भी वहाँ पहुँच चुका था। जब उसने अपने पिता को इस हाल में देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह हुआ क्या है। वह अपने पिता के पास पहुँचा और उनके गले लगाकर बहुत रोया और उनसे पूछने लगा कि पिताजी आप यहाँ कैसे? काजल ने तो बताया था कि आप कहीं घूमने के लिए गए हैं। सुखराम जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तब पंकज कहने लगा कि भाई यह देख, भाभी ने तुझे झूठ कहा था। उनके सारे सच्चाई इस वीडियो में है। और जब राज ने काजल की सारी बातें सुनी तो वह आग बबूला हो गया। दरअसल जब काजल अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी तो पंकज ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसके वीडियो भी बना ली थी। वह तीनों घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर राज ने काजल को गुस्से से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई, काजल कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। उधर से काजल बोली, क्या हो गया? आ रही हूँ। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? इतना क्यों चिल्ला रहा हूँ? इतना कहते ही राज 5 से 7 जोरदार तमाचे काजल के गाल पर दे मारे और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तो सोचा था कि तू मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह ध्यान रखती है। मुझे क्या पता था कि मेरे अपने पिता मेरे घर को बचाने के लिए मुझे इतनी बड़ी बात छुपाएंगे। तूने उनके ऊपर कितने अत्याचार किए और उन्होंने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा। यह तो अगर पंकज यहाँ नहीं आता तो मैं तो जिंदगी भर तेरे बताए झूठ पर ही रहता। निकल जा मेरे घर से। इस घर में तेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। काजल रोकर राज के हाथ जोड़ने लगी। गलती हो गई राज, माफ़ कर दो मुझे। लेकिन राज ने उसे माफ़ नहीं किया और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। काजल आज भी अपने मायके में पड़ी हुई है। राज अपने पिता सुखराम जी के साथ अपने घर में आराम से रहता है। पंकज इन दोनों को भी अपने साथ शहर ले गया और वहाँ एक अच्छी लड़की देखकर पंकज की शादी सुखराम जी ने उससे करवा दी। उधर पंकज की शादी सुखराम जी ने उससे करवा दी। उधर पंकज ने राज को भी वह एक छोटा सा व्यापार शुरू करवा दिया जो बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी एक छोटी सी कमी के कारण आज काजल अपने मायके में अपनी भाई भाभी के दिन रात ताने सुनती है और पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती है। और वही राज और पंकज पिता की छत्र छाया में है और सुखराम जी अपने दोनों बेटों के साथ
खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, माता पिता के दिल के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। अगर वह मिल गया तो समझो आपको सारे जहां की दौलत मिल गई। लेकिन अगर माँ बाप का दिल रोता है तो उसकी संतान कभी सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए माँ बाप की इज्जत किया करें, उनका सम्मान हर हाल में होना ही चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को सुन सकें। कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।